प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल राजनीति विज्ञान में से आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और सेठ प्यारीलाल छाबड़ा अनूपगढ़ से मैं आपके समक्ष आज भारतीय राजनीति का एक ही बहुत ही ज्वलंत जो विषय है, भारत में जो कैबिनेट होती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये क्या होती है, इनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे कि ये कैसे काम करती है, क्या क्या काम करती है, इसके प्रमुख रूप से क्या कार्य हैं और क्या बाउंडेशंस हैं इसके ऊपर, इसके बारे में हम जानेंगे। ये बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है और हम जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। वैसे मैंने आपको संक्षिप्त ही बताया है, लेकिन आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, क्वेरीज हो, तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। वैसे मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसकी संरचना कैसे होती है अपन ये जान लें। इसमें 5 प्रकार के लोग होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं। दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री जिन्हें बोलते हैं। तीसरे होते हैं उप मंत्री। चौथे होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक और पांचवे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। इस तरह से ये 5 तरह से होती है। वैसे तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं और 2 वे होते हैं। इस तरह से 5 इसके पार्ट हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से काफ़ी हद तक प्रभावित है। अब मैंने जब बात की थी पहले भी, मैंने आपको बताया था हमारे देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 395 अनुच्छेद हैं कुल, जिसमें से 220 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम को एज इट इज भारतीय परिस्थितियों में रख दिया गया है। हमारे ने संविधान वेत्ताओं ने सोचा कि हम 200 वर्षों तक जिस शासन व्यवस्था के निर्देशन में रह चुके हैं, उसी शासन व्यवस्था को हमारे यहाँ के लोग, उसी कार्य प्रणाली को हमारे यहाँ के लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इसलिए हमने ज़्यादा छेड़छाड़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की। फिर भी हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमने उसको ढालने का प्रयास किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ोगे तो देखोगे कि 1935 का अधिनियम और 1947 के अधिनियम में कोई बहुत बड़ा, 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, इसमें वो चीज़ें एज इट इज हमें ज़्यादातर दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही एक अच्छे ढंग से हमारे देश में काम कर रहा है और उसी का परिणाम है कि हम दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं। 135 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद आज ये देश विश्व में चौथी महाशक्ति के रूप में जो उभर रहा है, उसी का कारण यही है कि हमारा जो संविधान है वो बहुत ही मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे संविधान वेत्ताओं ने तैयार कर दिया है जिससे हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 74(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में बता चुका हूँ। मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में अपन बात करें, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट, स्टेट्स एंड सब। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? अपने अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इम्पोर्टेंट, अपने डिपार्टमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे होम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, रेलवे, वित्त, विदेश, ये होते हैं जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं। ये प्रधानमंत्री के समतुल्य से ही होते हैं और शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है। किचन कैबिनेट जैसे अपन बोलते हैं, किचन कैबिनेट में 5-7 लोग ही होते हैं।
कैबिनेट की अनेक समितियां होती है, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मंत्रालयों की समिति, रक्षा मामलों की, निवेश से संबंधित समिति इत्यादि इत्यादि। और राज्य मंत्री क्या होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, फिर होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों के अंतर्गत दो प्रकार के मंत्री आते हैं। एक विमंत्री होते हैं जिन्हें मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, कि जैसे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना तो उसका स्वतंत्र प्रभार उसको दे दिया जाता है। दूसरे ऐसे मंत्री राज्य मंत्री कहलाते हैं, स्वतंत्र प्रभार। दूसरे विमंत्री होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एक कैबिनेट मंत्री हो जाता है, दूसरा उसका सहयोगी मंत्री हो जाता है। ठीक है, वित्त मंत्री वित्त राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री रक्षा राज्य मंत्री, इस तरह से हो जाते हैं। सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता है। जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता तो ही राज्य मंत्री वहां जाता है। उप मंत्री तीसरे स्तर के ये मंत्री विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते एवं मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। ये हम जान लें बहुत अच्छी तरीके से। मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री होते एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रण के बाद भागीदारी करता है। इसके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। ये बना दिए जाते हैं, कई संसदीय सचिव भी होते हैं। संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसीलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण में हो, इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप में मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता। अपने यहाँ भी देखते हैं हम कि मिनिस्टर तो 15% से ज़्यादा बन नहीं सकते, इसलिए कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष कि वो कई एमएलएज को संसदीय सचिव का दर्जा देकर उन्हें मंत्री वाली सुख सुविधाएं प्रदान हो जाती है, और वो कई राजनीतिक मसले ऐसे होते हैं जिनमें वो शांत हो जाते हैं। ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों की कई बार मजबूरियों के कारण भी संसदीय सचिव बनते हैं, ऐसा बहुत होता है। अभी आपको देखने को भी मिलेगा। किचन कैबिनेट मतलब आंतरिक, जैसे मैं आपको बता दूं किचन कैबिनेट क्या होती है। आंतरिक कैबिनेट यह 15-20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय है, छोटा सा डिपार्टमेंट जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मैंने किचन कैबिनेट शब्द आपको पहले भी बताया था। ये ही महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होती है। सत्ता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एलिट क्लास की सबसे बड़ी, जिसके पास सबसे पावरफुल जो संस्था होती है वो किचन कैबिनेट होती है। और ये प्रधानमंत्री के बहुत ही विश्वस्त, नजदीकी, करीबी लोग होते हैं जो प्रधानमंत्री को हर जगह सलाह एवं मशवरा देते रहते हैं। और किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या अंतर है, ये भी हम जान लें। मंत्रिपरिषद, इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये मंत्रिपरिषद का एक भाग है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर की बात करने पर दूसरा, यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60-70 मंत्री हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इनके आकार को छोटा या बड़ा कर सकता है, घटाया बढ़ा सकता है। जबकि यह एक छोटा निकाय है जिसमें 15-20 मंत्री होते हैं, लेकिन होते पावरफुल वही है 15-20 कैबिनेट। इसलिए तो अपन कैबिनेट बोलते हैं। अपन कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत कम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट में कौन कौन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो बहुत सारे मंत्री होते हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, इसके आधार पर मंत्रियों का चयन होता है। लेकिन कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रियों को लिया जाता है। तीसरी, यह सरकारी कार्य होती है, एक साथ बैठक नहीं करती है, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। यह मंत्रिमंडल है जो मंत्रिपरिषद, और मंत्रिमंडल यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। मंत्रिमंडल यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह मंत्रिपरिषद का राजनीतिक निर्णय लेकर दिशा निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। कैबिनेट करती है और वो बाध्यकारी होती है।
इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है, और जबकि संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 352 में जोड़ी गई है। कैबिनेट पहले 3 ही संविधान के मूल भाग में, और संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अतः एक सैद्धांतिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, और इसको बाद में अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया है। इसलिए हम जान लें कि मैंने तुम्हें बताया, मंत्रिमंडल को मानो आप एक तरह से घी, मक्खन, और मंत्री परिषद में जो बचा हुआ है बाद में, उसके बाद मट्ठा भी बचता है, वो इस तरह से काम होता है। एलिट क्लास की जो थ्योरी होती है उसमें केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद कैबिनेट होती है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसके बाद पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, और उसके बाद आम जनता होती है। एलिट क्लास की थ्योरी जब मैं तुम्हें कभी पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये होती क्या है, अभिजन वर्ग की अवधारणा। संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके संबंध में? अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करेगा, ये भी हम जान लें। अगर हमने उसके अनुसार कार्य नहीं किया, राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद के अनुसार, तो फिर कुछ नहीं होगा और शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है मंत्रियों के बारे में क्या उपबंध किए गए, ये हम जान लें अब कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों